जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम एस फिरोज़ खान और आज मैं आपको आर ओ और ए आर ओ के बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए आर ओ या आर ओ के बारे में। ठीक, तो वो टोटल डिटेल्स भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। और दूसरा मैं आपसे एक बात ये भी साझा करना चाहूँ कि मेरे दो या तीन फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी आर ओ में पोस्टेड हैं और UPPSC में कराता है आपका आर ओ का और दूसरा ए आर ओ। ठीक है, अगर आपको आर ओ या ए आर ओ की फुल फॉर्म है तो मैं आपको बता दूं, आर ओ का मतलब होता है जनरली, मैं ये ले लेता हूं यहाँ से, देखिए किसके बारे में, आर ओ के बारे में जान लीजिए। यदि मैं आर ओ की बात करूं तो आर ओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी। ठीक, और यदि बात करूं ए आर ओ की तो ए आर ओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक, चलो यहाँ से मैं डायरेक्ट समझाता हूँ इनके बारे में, वो भी मतलब एक डीपली डिटेल में आपको समझाता हूँ। नंबर 1 पॉइंट्स पे सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको। देखिए दोनों का लेके चल रहा हूँ, चाहे वो आर ओ हो या ए आर ओ हो। ठीक है, दोनों का एग्जाम पैटर्न तो सेम ही है। ठीक है, आप ये बात जान लो। अब इनको कौन से स्टूडेंट, उनकी एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन सी एज क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो एज रिक्वायरमेंट है वो 21 से लेकर 42 चाहिए जनरल, और बाकी जितनी भी कास्टेज हों, चाहे वो OBC है, ST है, सबके लिए चाहिएगा 21 से लेकर 45। तो इसीलिए न्यूनतम एज आप ये मान के ही चल लो 21 से 42। तो हमारा एज क्राइटेरिया हो गया 21 से 42। अगर मैं योग्यता की बात करूं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आर ओ की तैयारी करना चाहते हो तो आर ओ के लिए केवल, अगर आपकी योग्यता में केवल ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें केवल क्या चाहिए, इसमें ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। आर ओ में कोई कंप्यूटर का आपका डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि ओ लेवल वो कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक, लेकिन यदि मैं बात करूँ किसकी, ए आर ओ के बारे में, तो ए आर ओ में ग्रेजुएशन तो चाहिए प्लस साथ साथ में इसमें आपका ओ लेवल वगैरह की भी डिमांड्स वगैरह यहाँ पे रहती है, और टाइपिंग का भी इसमें रोल्स है। क्या ये बात समझ जाएंगे, ए आर ओ में। जबकि आर ओ में केवल ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, कुछ भी, वॉटेवर, राइट। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि आर ओ ए आर ओ वो बच्चे दे सकते हैं जिनकी एज अभी 21 प्लस है और 42 के बीच में है। योग्यता में ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर चुके हैं, अगर आर ओ में और ये नहीं चाहिए, उनको ओ लेवल वगैरह नहीं चाहिए होता आर ओ में। ठीक, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक, तो मैं जनरली हर जो मूल बात करने वाला हूँ, तो मैं आर ओ के बारे में बता रहा हूँ। तो समझ लेना, आर ओ का मतलब है, आर ओ और ए आर ओ सेम पैटर्न है। ठीक है, तो आर ओ का जो एग्ज़ाम है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो समझ लेते हैं। अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एक तो इसमें होता है प्रीलिम्स। ठीक, प्रीलिम्स होगा, फिर इसमें मेंस होता है, देन उसके बाद में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का रोल नहीं है इसमें, इन दोनों का रोल है। इंटरव्यू तो केवल आपका एक नॉर्मल साक्षात्कार है, तो आप समझो कि इसका मतलब है ये नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस की। ठीक, तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ इसका प्री के बारे में। देखो, अगर इसके प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो प्री जिस दिन भी हो आपका होता है, तो एक ही दिन में इसमें 2 पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे, तो प्रीलिम्स में पेपर होंगे 2 पेपर। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो पेपर 1 जो होगा, तो पेपर 1 होता है GS का, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ठीक, जनरल स्टडीज़ में अगर इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है तो वो समझ लो। देखो, एक तो आपको क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो 140 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, 140 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड जान लो कितने मार्क्स के होंगे, तो 140 मार्क्स के होंगे। इतने मार्क्स के होंगे, 140 मार्क्स की।
इस पेपर को करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा तो वो 2 घंटे का समय होगा। टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो कितना, 2 आवर्स, ये टाइम हो गया। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है? अगर मैं इसकी बात करूं नेगेटिव मार्किंग, तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, तो ये पूरी डिटेल हो गई पेपर 1 के बारे में। प्रीलिम्स है, पेपर 1 जीएस का होगा, 140 क्वेश्चंस आएंगे। अब सिलेबस की यदि मैं बात करूं इस पेपर के, तो इस पेपर का क्या सिलेबस है? तो इसके सिलेबस में जनरली आपसे 10 चीज़ें पूछी जाती हैं। उनमें क्या क्या है देखो। एक तो आपसे जनरल साइंस पूछा जाएगा, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होंगी। इसमें बायो ज़्यादा होती है क्योंकि बायो में भी 2 सेक्शन होते हैं ना, जूलॉजी बॉटनी, देन फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एक से 2 क्वेश्चन, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 4 से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इस ये वाला ग्राफ यहाँ का रहता है जनरल साइंस का। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? उसके बाद में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, एक केवल ओनली इंडियन हिस्ट्री आती है, केवल भारत का इतिहास, ओनली इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आएगी, भारत का इतिहास आएगा। अब भारत के इतिहास में तो एक बात तो ये जान लीजिए, एंशिएंट और आपका मेडिएवल, ठीक, एंशिएंट और मेडिएवल प्लस मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में एक अलग से टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी चरण वाला जो फेज़ है, ये स्पेशल है। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक आता है वो भारत की राज व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी ले लीजिए। इंडियन पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपका भारत के इतिहास में भी, और नेशनल मूवमेंट्स वाला पूरा ग्राफ ये अलग से आ जाता है। ठीक, तो भारतीय राज व्यवस्था है। उसके बाद में अगर आप देखें जाए तो अर्थशास्त्र से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अर्थव्यवस्था हो जाएगी, प्लस आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर ये इतिहास वाला सेगमेंट समझ लीजिए हमारा, राइट। उसके बाद में अगर अर्थव्यवस्था में स्पेशल टॉपिक कौन कौन से हैं तो इसमें जनरली आप देख लीजिए, एक तो वाणिज्य है, व्यापार है, जनसंख्या भी पूछी जाती है, शहरीकरण आपसे पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है, मैं वापस बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक जनरल क्या क्या आएगा, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, शहरीकरण, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूगोल। तो मैं आपको बताऊँ ज्योग्राफी में इसमें वर्ल्ड की भी आती है और इंडियन भी आती है, दोनों आएंगी। इसके साथ साथ में अगर भूगोल का टॉपिक देखा जाए तो पर्यावरण भी आएगा, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी भी आएगी, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। मतलब भूगोल बहुत बेस्ट है आरओ के लिए। प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिकों के पर्सनली नाम दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक, ये टॉपिक हो गए। उसके बाद में नंबर 6 पे आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर्स में इसमें वर्ल्ड का भी आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा, और इंडिया का भी आएगा, यानी कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों महत्व की घटनाएं इसमें आएंगी। बहुत डीप नहीं आएगी, बस ये जान लेना मगर। उसके बाद में नंबर 7 जो टॉपिक समझ लेना, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का अलग, यूपी स्पेशल भी और प्लस यूपी का करंट भी, यूपी करंट। यूपी स्पेशल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, एक तो शिक्षा, एजुकेशन, संस्कृति, कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक परंपराएं, ये टॉपिक हो गए आपके यूपी स्पेशल के। और ये सिलेबस हो गया हमारा किसका, जीएस का। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 140 क्वेश्चंस आएंगे, 140 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का समय होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जिस दिन ये पेपर होगा उसी दिन पर एक पेपर और होगा, एक ही दिन पर दोनों पेपर होते हैं ये। तो पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 क्या आता है, जर्नल हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का दूसरा पेपर होगा। सामान्य हिंदी के यदि पेपर की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपसे, तो 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 ही मार्क्स के होंगे, राइट। करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा इसको
समय तो 60 मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटा, राइट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, कितने की नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 की है। क्या ये बात समझेंगे? तो ये हो गया प्रीलिम्स पेपर। हाँ, इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस भी जान लो। इसका बहुत छोटा सा सिलेबस है। देखो इसमें क्या आता है, 10 शब्द आएंगे विलोम, 10 शब्द पूछे जाएंगे पर्यायवाची, 10 वर्ड आएंगे आपसे अनेकार्थी, उसी तरह से 10 आएंगे आपसे, इसमें क्या पूछे जाते हैं जनरली, जैसे वाक्य अगर कोई गलत है, कहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए अशुद्ध छाटने के लिए, तो एक तरह समझ लो कि वाक्य रचना में सुधार, वाक्य रचना में सुधार आ जाएंगे। और 10 जो आपसे पूछे जाएंगे, तो 10 पूछे जाते हैं विशेषण और विशेष्य, एडजेक्टिव, ठीक, यानी कि विशेषण और विशेष्य से पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो 10 शब्द होंगे, 10 वर्ड आपके तत्सम, तद्भव और वर्तनी शुद्ध, इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा नहीं, केवल यही टॉपिक हैं, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ठीक। और उसके बाद में सेंटेंस में एरर आपको फाइंड करनी है, विशेषण और विशेष्य हो गए, तत्सम, तद्भव और वर्तनी वगैरह होगी। यहाँ से इस तरह से ये आपका सिलेबस हो गया प्रीलिम्स पेपर। तो प्रीलिम्स पेपर क्या हुआ है, आपने देखा कि टोटल कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 मार्क्स के हो गए, राइट। टाइम कितना हुआ इन सबको करने के लिए, आपका 2 घंटे, 140 क्वेश्चन को 1 घंटा से 3 घंटे में हो गए। अब आता है कट ऑफ कितनी जा रही है। तो कट ऑफ की अगर मैं पिछले 3-4 पेपर की यदि बात करूं, तो आप लगभग मान के चलिए कि 135 क्वेश्चंस जा रहे हैं आउट ऑफ 200। हिंदी के 60 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, बहुत सारे बच्चों के 60 में 60 आते हैं, 60 में से 60। जो जीएस के 140 क्वेश्चंस आते हैं, 140 में से लगभग कितने भी गलत चले जाएंगे, तो लगभग कोई भी बच्चा कि 90 से 95 के बीच में करके, मतलब ऐसा समझिए कि 90 से लेकर 100 का इसका स्कोर रहता है। तो मान लो अगर यदि आपने सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने किए 120 जीएस के, 20 तो छोड़ ही दिए, पता ही नहीं चला। इनमें से भी आपके मैंने मानकर चलिए कि 30 क्वेश्चंस क्या हो गए, गलत हो गए। 30 कैसे चले गए, गलत। कितने सही बचे, 90। 30 का 1/3 यदि और करेंगे तो आपके 80 क्वेश्चंस बचे, 80 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। जो हिंदी के 60 क्वेश्चन है, यदि मान लो 60 में से अगर आपके 50 सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, 50, तो इसका मतलब है कि 5 और गलत कर दीजिए, तो 45 और ऐड कर लीजिए। इसका अगर यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएंगे 125। कितने हो जाएंगे, 125। तो यहाँ आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो हिंदी वाले कमांड पे अगर आप कमांड सही से बना कर रखें, तो मुझे लगता है कि 50 से 55 आप यहाँ पे स्कोर बना लोगे। और ये जो आपका गलत वाला, इसमें ज़्यादातर बच्चों के मैं देख पाया हूँ, जितने से मैंने बातचीत की है, बच्चों के क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं, उनमें गलत जाने के ज़्यादा, मतलब गलत ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं। कई बार बच्चे के 60 70 क्वेश्चन बच्चा गलत अटैम्प्ट कर आ रहा है। तो थोड़ा सा ना ये गलत वाले कम अटैम्प्ट करिए, ठीक। तो कोशिश करना है कि नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट तुम्हारे उसमें ना आ जाए। तो ये मैंने आपको टोटल ओवरऑल समझा दिया है कि 200 में से आपके को लगभग 140 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, सेफ यही है, ठीक। इससे बाकी आप तुम अपने आप देख लो। अब ये प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई हो जाएगा तो तुम्हारा मेंस होगा। नंबरों का कोई जोड़ने का इसमें कोई रोल्स नहीं है मेंस में, ठीक है। यानी कि प्री क्वालिफाई हुआ तो अब मेंस का अपना अलग ही रोल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलो, तो अगर मैं आपको मेंस के बारे में बताऊं, तो मेंस में भी क्या होता है कि यहाँ पर मेंस में आपको पेपर होंगे 3। कितने पेपर होंगे, यानी कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। जो पेपर नंबर 1 होगा, तो इसमें ये जीएस का पेपर होगा, पहला जो पेपर होगा। जीएस में क्या होगा, वही सेम पहला वाला जो सिलेबस है, उसी सिलेबस पर इस बार 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, और इनको करने का जो तुम्हें टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और पैटर्न क्या है इनका, एमसीक्यू होगा। प्रीलिम्स का भी जो आपने अब ये सीखा है, ये सब भी कैसे हैं,
ये दोनों पेपर भी आपके ऑब्जेक्टिव ही हैं। ये पेपर कैसे होंगे, यानी कि चाहे ये पेपर हो या पेपर हो, ये सब कैसे हैं आप समझ लेना। ये पेपर है आपका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, ये सब MCQ के आएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया डेटा ये कंप्लीट। अब आते हैं पेपर नंबर, जो GS1 का सिलेबस है वही GS2 का सिलेबस है सेम, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक समझ लीजिए, थोड़े से क्वेश्चन डीप आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, ये भी समझा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे समझ लीजिए अगर प्रीलिम्स 19 है तो बस ये 20 होता है, 15 और 20 का फ़र्क नहीं है, 19 और 20 का फ़र्क है, बस इतना सा फ़र्क है। कुछ क्वेश्चंस में तो आप पाएंगे कि प्रीलिम्स से भी आसान क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलो तो अब मैं समझाता हूँ कि पेपर नंबर जो इसमें दूसरा पेपर होगा, तो दूसरा पेपर समझ लीजिए ऑप्शनल में मेंस में। तो मेंस में जो पेपर नंबर 2 होता है तो उसका नाम है सामान्य हिंदी और आलेखन। पेपर 2 क्या है, सामान्य हिंदी प्लस आलेखन। ठीक, ये पेपर नंबर 2 होगा। ये जो पेपर नंबर 2 होता है इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं हमारे पास में इसके, देखो 2 भाग हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है। जो भाग 1 है ये वाला भाग, इसको कहा जाता है भाग खंड 1 समझ लो, या भाग 1, और ये होता है हमारा भाग नंबर 2। और ये जो पेपर है हमारा, तो ये पेपर हमारा है रिटर्न। कैसा है, तो सर ये पेपर होता है रिटर्न। अब इस रिटर्न भाग में क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, तो पहले समझाता हूँ भाग का मतलब। सामान्य हिंदी में जो भाग 1 है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। इस भाग को के लिए जो टाइमिंग दिया जाता है वो आपको 2.5 घंटे का समय होता है। ठीक है, 2.5 2.5 घंटे का समय है। अगर इस भाग के मार्क्स की बात करूं, कितने अंकों का ये होगा, तो ये होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। कैसा होगा, रिटर्न होगा। ये पेपर भी कैसा होना है, ये रिटर्न में होगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आता है, अगर मैं इसके सिलेबस की यदि बात करूं आपसे, तो सिलेबस भी समझ लीजिए। इस सिलेबस में आपको मूल रूप से 5 टॉपिक आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 इसका सिलेबस है। इसमें क्या दिया जाएगा, नंबर 1 में आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ। क्या बोलेंगे पैराग्राफ को, गद्यांश। ठीक है, तो ये जो गद्यांश होगा, इसी गद्यांश का आपसे पूछेगा शीर्षक। इसका क्या पूछा जाता है, शीर्षक। एक सवाल ये आ गया और उसमें क्या पूछा, शीर्षक 3 नंबर का आता है। फिर इसी गद्यांश का आपसे पूछा जाता है सारांश बताओ, ये जो पैसेज है इसका सारांश। तो इस सारांश से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी गद्यांश में कुछ शब्दों को वो अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, तो उनको जिसको अंडरलाइन कर दिया गया, तो एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि अंडरलाइन वर्ड या रेखांकित जो भाग है उसकी व्याख्या करवाएगा। रेखांकित भाग की व्याख्या, ये रेखांकित भाग की व्याख्या करवाता है। कितने नंबर में, 12 नंबर्स में, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कई भागों की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, 6 व्याख्या करनी पड़ेगी। समझ में यहाँ पे इस तरह से। तो ये आपका पहले कितने का हो गया, 21 मार्क्स का आता है। ये कितने का, 21 मार्क्स। 6 3 9 9 और 12 हो गए 21। और ये सब आपको लिखना है। ये सब कैसा है, ये सब लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। इसी में पॉइंट नंबर 2 की यदि बात करूँ, तो आपको किसी भी सरकारी पत्र के सारणी के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, सार लिखना पड़ेगा। जैसे रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, तो रिपोर्ट समझ लो एक तरह का। कितने नंबर की आती है, 15 अंकों की, राइट। उसके बाद में फिर आपको लेटर लिखने पड़ेंगे, पत्राचार। जैसे आप स्कूल में लिखते होंगे कि आज मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, तो उसके लिए आते थे ना कि टू द प्रिंसिपल आई वेक टू से रेस्पेक्टफुली आई वेक, उस टाइप ऑफ के। लेकिन इसमें क्या आ सकते हैं, वो आधिकारिक या अर्ध सरकारी पत्र हो सकते हैं, या कार्यालय से रिलेटेड हो सकते हैं, विज्ञापन पर आधारित हो सकता है, किसी की टिप्पणी पर आधारित हो सकती है, किसी अनुस्मारक से रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपको पत्राचार का आ सकता है। और कितने, 24 अंक। ये भी लिखित रूप में होगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर जो 4 की यदि बात करूँ, तो इसमें आते हैं वोकैब, शब्दावली। और ये जो शब्दावली होगी, तो या तो ये प्रशासन से रिलेटेड होगी, प्रशासन,
या फिर ये व्यापार से रिलेटेड होगी, वाणिज्य समझ लो, वाणिज्य। मत इसमें क्या क्या होगा, इसमें 3 खंड हैं। पहले आपको इंग्लिश के कुछ शब्द दिए जाएंगे और आपको उनका अनुवाद हिंदी में लिखना है। कितने शब्द दिए जाएंगे? 5 शब्द होंगे। कितने? 5 शब्द दिए जाएंगे और एक शब्द 2 नंबर का होगा, तो इसका मतलब है कि 5 शब्दों के लिए होंगे कितने? 10 अंक। क्या ये बात समझ में आ गई? उसी तरह से इस बार क्या करेगा, वो आपको 5 शब्द दे देगा हिंदी में, और इस बार आपको उनको किस में ट्रांसलेट करके लिखना है? इंग्लिश में। कितने नंबर के? 10 अंकों के लिए आएंगे। ठीक, तो एक तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन होता है। फिर आपको क्या रहेगा अलग से, मतलब इसी से रिलेटेड फिर मुहावरे आएंगे। मुहावरे, जो मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका, उनसे संबंधित वो आपको 5 वाक्य देगा और उनसे आपका अर्थ पूछा जाएगा, तो ये 10 अंकों का होगा। जैसे कि वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक, इस तरह के। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये जो 30 नंबर है ना, ये तो इतने आसान होते हैं कि मान लीजिए अगर आप 4-5 दिन पढ़ लें तो आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे समझ लीजिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे कौन सा चल रहा था? ये सब बात हो रही है हमारे मेंस के कौन से वाले में? पेपर नंबर दूसरे में, और दूसरे का भी भाग 1, क्योंकि दूसरे में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो भाग अभी 1 चल रहा है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। इसी में एक चीज़ और बची हुई है बस, और वो हमारा 5वां जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है कंप्यूटर। तो आपसे कंप्यूटर पूछे जाएगा कितने का? तो 10 अंक का। ये भी रिटर्न फॉर्म्स में होगा। ठीक है, 2-2 अंकों के 5 क्वेश्चंस, ऐसा समझ लीजिए। तो हो गया हमारा भाग 1, पेपर नंबर 2 का भाग 1। अब मैं आपको समझा रहा हूँ भाग नंबर 2, जिसका क्या नाम था? आलेखन। जो भाग नंबर 2 में आलेखन है, इसमें भी क्या पूछा जाता है? शब्दावली ही पूछा जाएगी। खंड 2 है ये। ठीक है, इस खंड दूसरे को करने के लिए कितने मिनट का टाइम होगा? 30 मिनट टाइम, यानी कि 2 भाग थे ना। देखो, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 में कितने भाग हैं? भाग 2 है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 का टाइमिंग कितना था? 2.5 घंटे का, और इसका टाइम कितना है? मात्र 30 मिनट का। इस तरह से टोटल कितने का हो गया? 3 घंटे का। ऐसे क्या बात समझेंगे यहाँ पे? और कितने मार्क्स का होता है ये वाला हमारा भाग? तो इसके अगर मैं अंक बताऊँ तो 60 अंकों का होता है। कितने अंक का? 60 अंक का। क्या क्या आएगा इसमें वो जान लो। 6 शब्द आएंगे विलोम शब्द। कितने? 6 तो आएंगे विलोम, अपोजिट। 6 विलोम आएंगे, और एक जो विलोम होगा वो 2 अंक का होगा, इसका मतलब 12 अंकों के। उसी तरह से दूसरा इसमें क्या किया जाएगा? आपसे 6 वाक्य दिए जाएंगे, वो भी अशुद्ध वाक्य। वो आते थे ना आपका, उनको अरेंजमेंट करके लिखना है, एक तरह से PQRS जैसे इंग्लिश में आते हैं, उस तरह से वाक्यों की फ्रेमिंग करनी है या वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। तो 6 वाक्य आएंगे, कितने अंकों में? 12 अंकों में। गलत वाक्य लिख देगा, जैसे खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश काट देंगे तो गाजर कैसे खिलाएंगे? तो होना क्या चाहिए था कि गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, इस तरह से। उसके बाद में कई शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है ना, वन वर्ड, यानी कि अनेकार्थी, तो वन वर्ड आपसे आएंगे, तो ये भी कितने होंगे? 6। तो 6 आपसे क्या पूछे जाएंगे? अनेकार्थी। अनेकार्थी, अनेकार्थी शायद अगर मैं वन वर्ड को बोल रहा हूँ वही उसी तरह से कि वह व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक, इस तरह से। कितने अंकों के? 12 अंकों के। बहुत ही ईजी होते हैं, और ये लिखने पड़ेंगे, ये रिटर्न फॉर्म में। ये सब क्या करने पड़ेंगे? आपके लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है? जो 6 शब्द आते हैं वो आपका समान उपयोग और समान प्रकृति वाले शब्द पूछे जाते हैं, और उनके लिए भी कितने अंक दिए जाएंगे? उनके भी 12 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में नंबर 5 पॉइंट में भी फिर 6 शब्द और दिए जाएंगे, उसमें इस बार आपको संज्ञा, विशेषण और विशेष्य आपसे पूछे जाएंगे, और उसके भी कितने अंक? 12 अंक। इस तरह से हो जाएगा पेपर नंबर 2 पूरा। ठीक, पेपर 2 के बाद में फिर थर्ड जो पेपर होता है मेंस में, तो पेपर 3 में आता है ऐसे निबंध। निबंध, इसमें क्या होगा? निबंध में आपको 3 खंड होंगे। हर एक खंड में कितने कितने, जैसे खंड मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो इसमें भी आपको 3 ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। इसमें भी 3 ऐसे मिलेंगे, इसमें भी 3 ऐसे मिलेंगे। तो इन तीनों में से कोई एक करना है,
इन तीनों में से भी कोई एक करना है, इन तीनों में से भी एक करना है। तो 3 खंड हैं, तो तीनों में से कितने करने हैं? 3 करने हैं। हर एक को करने के लिए आपको 40 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? तो 3 चौक 12, इसका मतलब है कि ये 120 अंकों का हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? दूसरा, कितने शब्दों में हमें ऐसे लिखना है? तो जो ऐसे हम लिखेंगे 600 शब्दों में। प्रत्येक ऐसे कितने शब्दों में? 600 शब्दों में हमें ये लिखने हैं। अगर इस ऐसे के पेपर का यदि मैं टाइम की आपसे बात करूं तो समय मिलेगा 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये देखो टोटल कितने अंक हो गए? 120 अंक तो हो गए यहाँ पे ऐसे वाले पे। तो अब समझ लो मेंस के बारे में। तो मेंस में क्या हो गया? एक तो था हमारा पेपर 1। तो पेपर 1 कितने नंबर का था मेंस का? जीएस वाला 120 का। पेपर जो 2 था, तो पेपर 2 में हमारा 2 भाग थे, एक भाग 100 का, एक 60 का, मतलब टोटल कितना का हो गया? टोटल हो गया 160 का। जो पेपर 3 आया था एसए का, 3 एसए लिखे थे, 40 नंबर का एक एसए था, तो 120 के हो गए ये। इन सबको यदि ऐड करेंगे तो 0 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 400, तो 400 नंबर का हो गया आपका मेंस। ठीक है गाइस, तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। क्या आई होप आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं समझा दूं, यदि इनके बारे में भी अगर आप एस्से पूछना चाहेंगे सर एस्से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं एस्से जो 3 टॉपिक होते हैं उदाहरण के तौर पे। तो जैसे मान लो ये है पहला, तो पहला इसमें क्या हो सकता है? ये पहला जो होता ही है ये 100% होता है। ये पहला जो एस्से इसमें लिखो आपको मिलेगा फर्स्ट एस्से, तो ये होगा बच्चों 19% ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ये होगा साहित्य और संस्कृति के बारे में। ये जो एस्से होगा दूसरा वाला इसमें ये सामाजिक क्षेत्रों से रिलेटेड होगा। ये तीसरा जो एस्से होगा यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र, साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और आपका राजनीतिक, इन तीनों में से कोई एक, साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे टॉपिक जो हमारा 2 है बी खंड में, तो बी खंड में ये पहला जो एस्से होगा ये आपका विज्ञान, परिस्थिति और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। ये दूसरा इसमें जो एस्से होगा ये आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। और जो थर्ड एस्से होगा ये कृषि और वाणिज्य से रिलेटेड, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया ये वाला, ये हो गया हमारा आर्थिक क्षेत्र, और ये हो गया कृषि और वाणिज्य, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। जो थर्ड वाला खंड होगा तो इसमें पहला जो एस्से होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से रिलेटेड होगा। जो दूसरा एस्से होता है मुख्य रूप से वो दूसरा होता है कि राष्ट्रीय विभाग की योजनाओं से रिलेटेड होगा। जो थर्ड जो होता है ये आपका, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हो सकता है, या फिर आपका चक्रवात से रिलेटेड हो सकता है, भूकंप से रिलेटेड हो सकता है, या आपका बाढ़ या सूखा, इस तरह के ये टॉपिक्स हैं। और इन्हीं टॉपिक्स पर से आधारित हमेशा क्या पूछा जाता है? एस्से पूछा जाता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं जॉब प्रोफाइल के बारे में सुन लो। अगर जॉब प्रोफाइल की यदि बात किया जाए तो पहले देखते हैं कि भाई जॉब का टाइमिंग। तो जॉब का जो टाइमिंग होता है लगभग 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे का ये मेन टाइम है। मूल रूप से लोग पहुंचते हैं 10 बजे तक पहुंच ही जाते हैं, और 6 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक रहते हैं। ये तो टाइम हो गया। और ये कितने दिन की जॉब है? अगर मैं डेज़ की बात करूँगा तो ये मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे जॉब होगी। इसका मतलब है सैटरडे प्लस संडे हमेशा छुट्टी होती है, ऑफ है। ये 2 दिन की छुट्टी रहती ही रहती है। क्या ये बात समझ में आ गई? साथ साथ में आपको फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको मिलता है हाउस, आपको घर मिलेगा। ये जो घर आपको मिलता है आरओ में, तो ये आरओ को मिलेगा, एआरओ को नहीं मिलेगा। एआरओ को मिलेगा बहुत जब उसका प्रमोशन हो जाएगा आगे, ठीक है, जब उप सहायक सचिव के पद पे वो हो जाता है तब उसको शायद घर मिल जाता है। अब ये जो घर होगा तो ये 3 BHK मिलता है, 3 BHK टाइप का घर मिलेगा। जॉब कहाँ लगेगी? तो मैं आपको बताऊँ जॉब जो करनी पड़ेगी वो सिर्फ लखनऊ में। यूपी की अगर बात करूँगा तो यूपी की अगर बात की जाए तो सिर्फ कहाँ? केवल लखनऊ में ये ऑफिस जॉब है, फील्ड में कहीं जाना नहीं है। कभी किसी कारण बाय द वे वो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा समझ। 99.99% आपको जो ऑफिस में करनी है लखनऊ सचिवालय में। ठीक, ये बात हो गई। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे कि कारवार मिलती है कि स्पोर्ट्स में, कोई कारवार नहीं मिलती।
हाँ, अगर वो कहीं भेजेंगे तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, टीए देंगे उसका। ठीक, आगे समझ लीजिए। सैलरी की यदि बात करूं, क्योंकि मेन बात तो छूटी जा रही थी, रकम। तो सैलरी का मतलब है कि आरओ की यदि बात किया जाए तो आरओ को अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है तो वो 4800 ग्रेड पे है। अब ये ग्रेड पे की क्या क्या सिस्टम होता है, तो ग्रेड पे का मतलब 4800 ग्रेड पे, इसका मतलब है ये लेवल 8 में आता है। और आपको वेतन अगर आपको जानना तो आप ऐसे समझो उसमें सैलरी कैसा होती है। देखो 4800 ग्रेड पे जो वेतन होता है वो होता है लगभग 47,600, 47,600। लेकिन केवल ये वेतन नहीं मिलता है, ये तो बेसिक वेतन है, ये बेसिक वेतन है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको मिलेगा डीए। यदि डीए अगर आपको, देखो एक बात बताऊँ, यदि आपको अभी जो चल रहा है वो आपका जैसे 28% है, तो लगभग आप जोड़ के चलो 13,328 रुपये है। फिर आपको मिलता है एचआरए, हाउस रेंट जो अलाउंस मिलता है। तो एचआरए जो मिलता है वो लगभग भी 27% चल रहा है, तो उसका भी मानकर चलिए कि 12,852 रुपये हो गए। जो टीए मिलता है आपको, तो टीए भी लगभग 4,008 का है। इंश्योरेंस, हाँ बस ये हो गया आपको। और यदि इन सबको यदि आप जोड़ लें तो ये आप सोचिए इतना वेतन आपको मिलता है, तो 70,000 से लगभग 80,000 के बीच की आपकी सैलरी है। इन हैंड कितना मिलता है वो बताओ सर डायरेक्ट, ये तो काट पीट के पता नहीं गवर्नमेंट क्या क्या काटेंगी। तो गवर्नमेंट क्या क्या पैसे काटती है आपसे, मेडिकल चार्ज काटती है 650 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट ईयरली होगा, देन उसके बाद में मतलब ये मंथली 650, देन उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर की। उसके बाद में एनपीएस 10% के हिसाब से तो लगभग 6,000 उसका कटता है। उसके बाद में आपका इंश्योरेंस के कटते हैं कुछ पैसे, तो लगभग भी अगर आपको ये कितना भी काटेगा तो आप मानकर चलो कि 70,000 तो सैलरी मिलेगी ही। ठीक, ये है आपका पूरा आरओ की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।